तो चैप्टर 3 लेखांकन समीकरण का पहला प्रश्न बनाते हैं। अगर आपके पास बुक होगा नवबोध का तो निकाल करके बैठिए और मेरे साथ साथ मिलाते जाइए। सबसे पहला पॉइंट है, प्रशांत ने नगद रुपए लगाकर व्यवसाय आरंभ किया और उसने 40,000 रुपए लगाया है। अब कॉलम कैसे बनता है मैं आपको वो समझा दूं। पहला होता है विवरण लेन देन का, फिर होता है संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी का फॉर्मूला। ठीक, तो 2 ही कॉलम होते हैं। अब बनाना कैसे देखिए, एक छोटा सा डब्बा मैंने बीच में छोड़ा है, ये आपको छोड़ के रखना है क्योंकि यहाँ क्या क्या लिखता है आपको बताता हूँ। आप व्यापार शुरू करते हैं रोकड़ से, माल से, फर्नीचर से, मशीन से, फिर आप कुछ नगद खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो सब अलग अलग चीज है तो आपको अलग अलग शो करना है, इसलिए आप बीच में एक जगह छोड़ते हैं। ठीक, अब सबसे पहला पॉइंट है व्यापार आरंभ किया, हमने लिख दिया पहले पॉइंट में व्यापार आरंभ किया, कितना 40,000। तो वही आपकी रोकड़ हो गई और वही आपकी पूंजी में लिखा जाएगा। अब दोनों में क्यों लिखे, मैंने बताया था थ्योरी में अभी आपको कि व्यापार जिन चीजों से शुरू होता है वही उसकी पूंजी होती है। तो इसने रोकड़ से शुरू किया तो रोकड़ संपत्ति में लिख तो दिए, संपत्ति में रोकड़, मशीन, फर्नीचर सब आएगा। तो ये आ गया रोकड़ के रूप में 40,000, लेकिन यही उसकी पूंजी है तो हमने पूंजी में भी लिखा 40,000 रुपए। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है माल नगद क्रय किया। माल नगद खरीदोगे तो पैसा आपका जाएगा कि नहीं? हाँ जाएगा। तो कितना आपके पास पैसा है? 40,000 है। उसमें से कितने का माल खरीदा? 4,000 का। तो 40 में आप 4,000 घटाओगे, लेकिन अलग से प्लस 4,000 करके लिखोगे। अब ऐसा क्यों, अलग से क्यों लिखे? अलग से इसलिए लिखना है क्योंकि ये जो 4,000 रुपए है ये रोकड़ नहीं है, ये माल है। ये माल को शो करता है कि 4,000 का आपके पास माल है। तो आपको रोकड़ के बगल में प्लस माल लिखना है, इसलिए उस अमाउंट को घटाने के बाद बगल में बताना है कि वो 4,000 का माल है। 40,000 में से 4,000 गए तो 36,000 रुपए बचा, प्लस 4,000 का माल, ये आपको शो करना है। पूंजी में कुछ भी नहीं घटाना है, पूंजी वैसी की वैसी रहेगी। पूंजी में कुछ घटेगा, वो क्या घटेगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा नगद माल खरीदने के बाद 4,000 घटा तो 36,000 का रोकड़ है, 4,000 का माल है, बराबर 40,000 की पूंजी है। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं क्या है। तीसरे पॉइंट में बोला है मशीन खरीदा 10,000 रुपए का नगद मशीन खरीदोगे तो आपके पास 36,000 है, उसमें से 10,000 फिर से चला गया। तो आप घटाएंगे तो आप लिखेंगे मशीन नगद क्रय किया, 36,000 के नीचे में माइनस 10,000। लेकिन ये जो 10,000 है वो मशीन को शो करता है और मशीन आपकी संपत्ति होती है। तो रोकड़ के बगल में माल है, माल के बगल में प्लस आपको मशीन लिखना है। ठीक है, और उस अमाउंट को अलग से दिखाना है तो 10,000 को थर्ड नंबर का आपको इस तरह से लिखना है प्लस 10,000 करके। ठीक, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, 40 का 40 से लिखेंगे। 36,000 में 10,000 का है, 26,000 प्लस 4,000 का माल प्लस 10,000 का मशीन बराबर 40,000 की पूंजी, ये लिखते हुए चलना है। ठीक, और हर बार आप जब जोड़ते घटाते हैं तो ऐसा एक लाइन खींचना है, उसके बाद नीचे लिखना है। ठीक, चौथा पॉइंट है हमारा माल उधार खरीदा। अब जब भी उधार खरीदोगे तो पैसे तो नहीं देने पड़ते, लेकिन माल तो आ गया खरीदने से, चाहे आप नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो, माल आ जाता है। तो हमने क्या लिखा, देखिए हमने लिखा 4,000 के नीचे में 2,000, क्योंकि माल तो आ गया और माल बढ़ जाएगा। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6,000 का माल हो गया। ठीक, लेकिन इतना पैसा आपको कभी ना कभी उसको देना पड़ेगा जिससे आपने उधार खरीदा। तो उधार खरीदा तो दायित्व बन जाता है, तो आपके ऊपर लेनदार कोई आ गया जो आपसे पैसे लेगा और पैसे लेने वाला लेनदार कहलाता है। ठीक है, तो आपने दायित्व के नीचे लिखा लेनदार, आपने लिख दिया यहाँ पर 2,000 रुपए। यहाँ आपने बताया कि 2,000 रुपए माल में बढ़ रहे हैं और उतने ही पैसा आपको किसी को देना है। अब बैलेंस करेंगे तो माल बढ़ के 6 हुआ, ये 26 का 26 है, 10 का 10 है, 2 का 2 है, 40 का 40। अगला पॉइंट है वेतन दिया 500 रुपए। तो वेतन रोकड़ में भी घटेगा, पूंजी में भी घटेगा। अब पूंजी में क्यों घटा भाई, अब तक तो कुछ नहीं घटा था। देखिए जो खर्चे ऐसे होते हैं जिसको करने के बाद वो पैसा वापस नहीं आने वाला, तो उन खर्चों को आप पूंजी में भी घटा देंगे। जैसे अगर आपने रूम का किराया दिया, किसी कर्मचारी को वेतन दिया, किसी को कमीशन दिया, किसी को मजदूरी दिया, तो क्या वो पैसे रिटर्न आएगा? नहीं आने वाला। लेकिन आपने माल खरीदा, मान लेते हैं 1,000 का, लेकिन उस माल को बेचोगे, पैसे आएगा? आएगा। इसलिए माल का पैसा, मशीन का पैसा सिर्फ रोकड़ में घटता है, पूंजी में नहीं घटाते, क्योंकि उसका पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन इनका आएगा क्या, मजदूरी किराया का नहीं आएगा। इसलिए ये पूंजी को भी कम कर देते हैं और ये रोकड़ को भी कम कर देते हैं। आई बात समझ में?
तो मैं जो बीच में आपको बताता हूँ ये आपको नोट करके रखना है, तब आपको समझ में आएगा, लंबे समय तक याद रहेगा और आप दूसरे को भी समझा सकते हैं बहुत अच्छे से। समझ आया? ठीक। तो पहले प्रश्न में 5 पॉइंट थे, पांचों पॉइंट को हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब अभी भी आपके अगर कुछ डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, मैं 5वां प्रश्न आपको बताता हूं। ठीक, अब ध्यान से देखिए। हमेशा कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ लगाकर व्यापार आरंभ करेगा, रोकड़ लगाएगा तो संपत्ति के नीचे आपको रोकड़ लिखना है, अमाउंट को पूंजी और रोकड़ दोनों में दर्शाना है। कुछ नगद माल खरीदेगा तो रोकड़ में से कुछ पैसे कम हो जाते हैं, पर माल के पैसे को अलग से दिखाना है तो प्लस माल भी लिखना है। इस तरह से 2 राशि आपको लिखते हुए चलना है। फिर से अगर आपने कुछ नया चीज खरीदा, मशीन या फर्नीचर, तो रोकड़ में से खरीदोगे तो रोकड़ कम और अलग से उसको शो करना है। अगर आप उधार खरीदते हैं तो जो भी चीज आपने खरीदा वो चीजें बढ़ जाएंगी। माल खरीदो तो माल में माल बढ़ के 6000 का हो गया, लेकिन उतना पैसा आपको देना है तो आपका दायित्व बन गया। वेतन जैसा चीज क्या होता है, दोनों को कम कर देता है। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसी में मैं आपको बताता हूं। कोशिश करते हैं आपको 2 प्रश्न समझाने का, ताकि आप पूरा प्रश्न खुद से बना पाए। अगर इसके बाद भी आपसे नहीं बना तो आपका पहला काम ये रहेगा, आप उदाहरण बना करके देखिए और मेरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, और जो भी डाउट होता है उसको आप कमेंट करके बताएं, अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। और ये भूलिए ना, इसके सारे प्रश्न मैं बनाऊंगा और वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन आपका फर्ज ये है, आपने जितना सीखा उसके आधार पर अगर मैं आपको होमवर्क देता हूं तो वो आपको बनाना है। ठीक, तो दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न में बोला है एक्स ने व्यवसाय आरंभ किया 20,000 से। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे व्यवसाय आरंभ किया, तो रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया। कितना रोकड़ है? 20,000, तो यहां लिख दिए 20,000 रुपए। वही चीजों को पूंजी में लिख देंगे, यहां भी लिख दिए 20,000 रुपए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भाई? तो अगला है वाय से माल खरीदा। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति से माल खरीदा, बस ये बोला जाए राम से, श्याम से, एक्स से, वाय से, ये उधार होता है। क्या होता है? उधार। क्योंकि नगद होता ना तो सिर्फ क्रय या विक्रय बोलता, किसी का नाम नहीं बोलता, और नाम दिया भी रहता तो नगद बता देता। तो सिर्फ जब नाम हो, इससे खरीदा, उसको बेचा, तो ये उधार होता है। अब देखिए, वाय से माल खरीदा तो माल तो आ गया, तो रोकड़ के बगल में प्लस माल लिखोगे। यहां पर आपको पॉइंट में बताना है वाय से माल क्रय। कितने का माल क्रय किया भाई? 5,000 का माल किया, क्रय किया। तो चूंकि नगद नहीं है तो क्या आपका पैसा गया? नहीं। लेकिन पहले प्रश्न में नगद खरीदा था इसलिए घटाए थे, यहाँ पर कुछ नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि पैसा तो जा नहीं रहा है, लेकिन माल आ गया तो प्लस अलग से 5,000 का माल दिखा देंगे। जैसे रोकड़ के बगल में प्लस माल दिखाया, वैसे यहाँ पर भी अमाउंट अलग से दिखाना है। पर याद ये रखना है, जो पैसा आपने अभी नहीं दिया वो कभी ना कभी आपको देना है, तो आपका दायित्व बन गया। तो दायित्व का भुगतान करेंगे आप। तो जब भी दायित्व बनता है तो दायित्व के नीचे आप लेनदार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेनदार। तो समझ लीजिए इतना पैसा जो 5,000 रुपए है वो आपको कभी ना कभी किसी न किसी को देना है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। माल आया तो प्लस माल, लेनदार उतने पैसे का उधार हो गया जो देना है। अब आप बैलेंस करेंगे, मतलब जोड़ घटाव करेंगे, तो आपको एक लाइन खींच लेना है। अब आपको बताना है कि आपके पास अभी भी 20,000 का रोकड़ है, एक नया आया 5,000 का माल, और एक नया दायित्व बन गया 5,000 का, और 20,000 का आपके पास पूंजी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, जेठ को 1800 लागत का माल 1500 में बेचा। वाह, देखिए लागत था 1800 का, बेचा है 1500 में। अब आप दिमाग लगाओ, 18 रुपए के सामान को 15 रुपए में बेचोगे तो लॉस में हो कि प्रॉफिट में हो? लॉस में हो। 18 को 15 में बेचा। ये तो ऐसा है कि 10 के सामान को 20 के सामान को 10 में बेचा तो शुद्ध 10 रुपए की हानि। तो यहाँ पर हानि हो रही है 300 रुपए का। कितने रुपए का? 300 रुपए का। अब आपको याद रखना है, जितने के सामान को जितने में बेचोगे उसमें से जो भी हानि या लाभ होता है वो पूंजी में जुड़ जाता है। किसमें जुड़ जाता है? पूंजी में जुड़ जाता है। ये तो जुड़ेगा तो घटेगा, जुड़ेगा तब जब लाभ है, घटेगा तब जब हानि है। ठीक, जितने में आप बेचोगे इतना पैसा रोकड़ में जुड़ता है, और जितने का माल जाता है उतना माल में माइनस हो जाता है। माल में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक, अब जो मैंने बताया
उसके हिसाब से 3 जगह एंट्री होगा इसका। तो अगला जो पॉइंट है हमारा तीसरा, जेड को 1800 रुपए लागत का माल बेचा, जेड को माल बेचा। अब देखो भाई 1800 लागत का माल बेचा, माल कितने का गया? 1800 का माल गया, तो माल में से तुम घटा दो 1800 रुपए, मतलब इतने का माल चला गया। कितने में बेचा? 1500 में बेचा, तो तुम्हें रोकड़ के रूप में कितना मिला? 1500 रुपए मिला। लाभ हानि कितने का हुआ? इसमें हानि हुआ है 300 रुपए का, तो पूंजी में कितना घटाओगे? 300 रुपए घटाओगे। समझ आया? इसलिए मैंने आपको दूसरा नंबर का प्रश्न समझाया, क्योंकि इसमें आप फंस जाते। तो एकदम कॉमन है, जितने का माल जा रहा है माल में से उतना घटा दो, जितने पैसे में आपने बेचा उसको रोकड़ में जोड़ दो, इसमें जितने भी लाभ या हानि हो उसको पूंजी में जोड़ घटा दो। तो हानि हो रहा है तो मैं घटा रहा हूँ, लाभ होता तो मैं जोड़ देता। ठीक, तो रोकड़ बढ़ के हो गया 21,500, माल घट गया तो 5000 में से 1800 जब घटेगा तो आपका 3200 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 3200, तो 3200। सिंपल बता देता हूँ, 5000 में 1000 गया 4000, 4000 में 800 गया 3200 बचेगा। 5000 की आपके पास अभी भी दायित्व है और 300 रुपए का लॉस होने के बाद 19,700 रुपए आपके पास पूंजी है। ठीक, तो एक ऐसे खर्च घटते हैं जो वापस नहीं आने वाला, दूसरा कोई भी लाभ हानि होता है वो जुड़ता घटता है। ठीक, आगे राम ने व्यवसाय से निकाले 2500 रुपए। देखिए व्यवसाय से कोई व्यक्ति कुछ भी निकालता है तो आपने पूंजी से ही निकाल रहे हैं। ठीक, तो वो जो भी निकाले, माल निकाले चाहे मशीन निकाले, उससे संपत्ति भी कम हो जाती है, पूंजी भी कम हो जाती है। तो इसने कितना निकाला भाई? 2500 रुपए निकाला, तो ये आहरण कहलाता है। आप सीधा लिख दें आहरण, 2500 रुपए यहां से भी निकाल दें, 2500 रुपए यहां से भी निकाल दें। ठीक, अब बैलेंस करें, अब बस खत्म। अब आप अपना आंसर चेक करेंगे। 5000 का आपके पास दायित्व है, 2500 घटने के बाद 700 में 500 जाएगा 200, 9 में 2 जाएगा 7 और 1 का 1, 17,200। और ये जब 500 में से 500 घटेगा फिर 21 बचेगा, 21,000 में से 2000 गया तो ये 19,000 हो जाएगा, 3,200। अब देखिए मैं जोड़ता हूं तो ये हो रहा है लगभग 22,200। ये कितना हो रहा है? 17 और 5000, ये भी 22 हो रहा है, 22,200 ये भी हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था उत्तर की जांच इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो समझ आया? तो इन चीजों को नोट कर लेना जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे के प्रश्नों के लिए। अब चैप्टर 3 के लेखांकन समीकरण के 2 प्रश्न सॉल्व करने के बाद मुझे लगता है आपसे छोटे प्रश्न तो बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई कर सकते हैं, बना करके देख सकते हैं। और उससे पहले आप उदाहरण नंबर 2, 3 को भी बना करके देख सकते हैं, क्योंकि उदाहरण में बना हुआ है तो आप थोड़ा मिला सकते हैं, देख करके उसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो उदाहरण को बनाइए, तीसरे चौथे प्रश्नों को बनाइए, बनता है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमसे प्रश्न बन गया। कहीं भी कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कल के आने वाली वीडियो में इसको आप देख सकते हैं। ठीक, तो मेरा समझाना कैसा लगा, समझ आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।